भौतिक विज्ञान में हम आपको पहले चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और भौतिकी के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, तो यह दोनों चैप्टर हम आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके थे, पूरी तरह से समाप्त कर दिए थे। और इस दोनों चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो आपके परीक्षा में आने के चांस थे, सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके बहुत ही विस्तार से और सरल तरीके से आपको बताए हैं। तो यदि आप पीछे के दो वीडियो प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के प्रवर्तन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसी चैप्टर के बारे में विस्तार से बताएंगे। और इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अच्छी तरह से याद हो जाए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे भी जितने सारे वीडियो अपलोड हो उसका सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताएंगे मानव नेत्र के बारे में। नेत्र कहने का मतलब कि जो मानव का आँख होता है उसकी बनावट किस प्रकार की है, उसके प्रमुख अंग क्या क्या होते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि आपके सामने जो एक फोटो दिखाई पड़ रहा है यह मानव के नेत्र का ही फोटो है। ठीक है, मानव के नेत्र का ही यहाँ पर चित्र बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मानव नेत्र का परिभाषा क्या होता है। तो आप मानव नेत्र का परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। ठीक है, मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही प्रकाशीय प्राकृतिक यंत्र है जो कि हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। मानव नेत्र का अगर परिभाषा लिखने के लिए आए तो आप इसी चीज को लिख सकते हैं। अब देखिए मानव नेत्र में कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं, कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मानव नेत्र में सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जलीय द्रव हो गया, यहाँ पर कॉर्निया हो गया, यहाँ पर पुतली हो गया जिसको आप लोग आँख की पुतली कहते हैं, यहाँ पर आइरिस हो जाता है, नेत्र लेंस हो जाता है, कोराइड हो जाता है, स्केलस हो जाता है, रेटिना हो जाता है, पीत बिंदु हो जाता है, अर्ध बिंदु हो जाता है। और लास्ट में आप देखेंगे कि जो आंख का सबसे जो इम्पोर्टेंट भाग होता है वह होता है कच्छाव द्रव। ठीक है, तो हम बारी बारी से इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि यह चीज़ क्या होता है। तो चलिए नीचे हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे कि स्केलेरा क्या होता है, जिसको हम लोग दृक् पटल भी बोलते हैं। आंख का ही एक प्रमुख भाग होता है स्केलेरा जिसको हम लोग दृक् पटल भी बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा जो यह टॉपिक है मानव नेत्र, यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला नंबर है स्केलेरा जिसको दृक् पटल भी बोलते हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि दृक् पटल या फिर स्केलेरा क्या होता है। तो मानव नेत्र का सबसे ऊपरी आवरण जो कड़ा एवं सफ़ेद होता है, यहाँ पर कड़ा कहने का मतलब कि कठोर। ठीक है, तो मानव नेत्र का सबसे ऊपरी आवरण जो कठोर और सफ़ेद होता है उसी को हम लोग स्केलेरा कहा जाता है। मानव के सबसे ऊपरी भाग में जो आपको जो व्हाइट कलर का सफ़ेद रंग का जो चीज़ दिखाई देता है उसी को हम लोग स्केलेरा या फिर दृक् पटल बोलते हैं। दूसरा नंबर होता है कि कॉर्निया क्या कहलाता है। तो देखिए स्केलेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। यदि आप लोग किसी दूसरे के आंखों में अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो आप आसानी से अपना प्रतिबिंब दूसरे के आंखों में देख सकते हैं। तो जहां पर आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कॉर्निया होता है वह थोड़ा सा उभरा हुआ होता है और पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे ही हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट भाग होता है आँख का वह होता है कोराइड। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि कोराइड क्या होता है। तो देखिए स्केलेरा के नीचे वाली परत को
कोराइड कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्क्लेरा के जो नीचे वाली परत होती है उसी को हम लोग कोराइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम रक्त पटल भी होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कोराइड का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपको बताना है कि कोराइड का दूसरा नाम होता है रक्त पटल। तो तीसरा नंबर आपका यही कह रहा था। चौथा होता है जो इंपॉर्टेंट भाग होता है जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं या फिर इसको परितारिका भी बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आइरिस या परितारिका क्या होता है। तो देखिए, कॉर्निया के पीछे एक छिद्र पट होता है जिसे ही हम लोग आइरिस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कॉर्निया के पीछे जो एक छिद्र पट होता है उसे ही हम लोग आइरिस कहते हैं। जब हम आपको यह चीज़ बता रहे हैं तो आप अपने किताब में जो आपके आँखों का जो फोटो बनाया हुआ होगा उस फोटो को आप अपने सामने रखिएगा और उसके बाद आप समझिएगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब चलिए पांचवा भाग देखेंगे। जो आँख का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है, वह होता है नेत्र द्वार, जिसको आप लोग आँखों की पुतली भी कहते हैं। तो आपको बताते हैं कि पुतली या फिर नेत्र द्वार क्या होता है। तो देखिए, आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है। आँख के बीचों बीच में एकदम देखिएगा तो आपको एक छोटा सा छिद्र दिखाई पड़ता है जिसे ही हम लोग आँखों की पुतली बोलते हैं। ठीक है, तो पुतली या फिर नेत्र द्वार उसी को कहा जाता है। आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है, उसी को हम लोग पुतली या फिर नेत्र द्वार बोलते हैं। अब देखिए छठा नंबर है सिलियरी पेशियाँ क्या होती है। यह भी आँख का एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सिलियरी पेशियाँ। तो हम आपको बताते हैं कि क्या होता है सिलियरी पेशियाँ। तो देखिए, आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशियाँ या फिर पछाभी पेशियाँ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आइरिस के पीछे वाली जो परत होती है उसी को हम लोग सिलियरी पेशियाँ या फिर पछाभी पेशियाँ कहते हैं। तो छठा नंबर आपका यही कह रहा था कि सिलियरी पेशियाँ जो होती है वह आइरिस के पीछे वाली जो भाग होती है उसी को हम लोग सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। अब चलिए सातवां नंबर कह रहा है कि नेत्र लेंस क्या होता है। ठीक है, नेत्र लेंस क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं कि नेत्र लेंस क्या होता है। तो देखिए, पुतली के नीचे पारदर्शी और मुलायम पदार्थ को नेत्र लेंस कहा जाता है। जो आँखों की पुतली होती है उसके नीचे एक पारदर्शी और एक मुलायम पदार्थ होता है, उसी को हम लोग नेत्र लेंस कहा जाता है, जो कि आँख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर आपके आँख में नेत्र लेंस ही न रहे तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। तो सबसे अधिक जो वस्तु को देखने में सहायक होता है वह नेत्र लेंस ही होता है। जो कि पुतली के नीचे पारदर्शी और मुलायम पदार्थ होता है उसी को नेत्र लेंस कहा जाता है। अब देखिए, जितना इम्पोर्टेंट आपका नेत्र लेंस है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका जलीय द्रव भी है। और उसके बाद आपको एक पढ़ना है कछाव द्रव। तो दोनों प्रकार के जो द्रव होते हैं वह आँख के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कछाव द्रव और जलीय द्रव दोनों मिल करके ही आँखों को गीला किए हुए रहता है, जिससे आपका आँख सही रहता है। तो देखिए, हम लोग देखेंगे कि जलीय द्रव क्या होता है। तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच एक द्रव भरा होता है। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच एक द्रव भरा होता है, लिक्विड होता है। इस द्रव के कारण ही नेत्र में आंसू बनते हैं। ठीक है, अगर आपके आँख में जलीय द्रव न रहे तो आपके आँख से आंसू नहीं निकलेगा। जलीय द्रव के कारण ही आँख से आंसू बनते हैं और इस द्रव को ही जलीय द्रव कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आँख में जो आंसू बनते हैं वह कौन से द्रव के कारण बनते हैं, तो आपको बताना है जलीय द्रव के कारण। और उसके बाद 9वां नंबर होता है कछाव द्रव, कि कछाव द्रव क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं कि कछाव द्रव या फिर इसको कांच द्रव भी बोला जाता है। तो यह क्या होता है, तो नेत्र लेंस के पीछे पाए जाने वाले द्रव को कछाव द्रव कहते हैं। ठीक है, जो नेत्र लेंस आपकी आंखों में पाया जाता है और उसके पीछे जो द्रव पाया जाता है उसी को हम लोग कछाव द्रव बोलते हैं। तो यहाँ पर जलीय द्रव दूसरा कुछ हो गया और कछाव द्रव अलग होता है। दोनों को आप लोग ध्यान से समझिएगा, दोनों में आपका कंफ्यूज नहीं होना है। कछाव द्रव होता है जो कि नेत्र लेंस के पीछे पाया जाता है और जो जलीय द्रव होता है उससे आपका आँख में आंसू बनता है। अब चलिए 10वां नंबर देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट भाग है कि रेटिना या फिर दृष्टि पटल क्या होता है। तो यह मानव का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह जो है रेटिना या फिर दृष्टि पटल, यह मानव नेत्र का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह नेत्र के सबसे भीतरी भाग में होता है। यह प्रकाश के प्रति बहुत सुग्राही होता है। जो रेटिना होता है या फिर दृष्टि पटल होता है, यह
प्रकाश के प्रति बहुत ही सुग्राही होता है। इस रेटिना से दो तंतु जुड़े होते हैं। ठीक है, जो यह रेटिना है या फिर दृष्टिपटल है, इससे दो तंतु जुड़े होते हैं। तो कौन कौन होता है वह दो तंतु? तो पहला होता है शंकु और दूसरा होता है क्षण। ठीक है, जो दो तंतु होता है उसमें पहला होता है शंकु और दूसरा होता है क्षण। तो हम देखेंगे कि ये दोनों तंतु दृक् तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को बनने वाली प्रतिबिंब की संवेदना पहुंचाता है। मतलब यह जो दोनों तंतु का काम होता है कि जो आंखों में आप जिस चीज को भी देख रहे हैं, तो इसका प्रमुख काम होता है कि अपनी आंखों से आप किसी भी वस्तु को देख रहे हैं तो दोनों जो यह तंतु होता है वह दृक् तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को सूचना पहुंचाता है कि आंख इस चीज को देख रहा है। तो मस्तिष्क के पास जब इस बात का सूचना जाता है कि आंखों के द्वारा इस वस्तु को देखा जा रहा है, तभी आप किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। जब तक यह तंतु दृक् तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को यह सूचना नहीं पहुंचाएगा, तब तक आप किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। इसलिए जो शंकु होता है और जो क्षण होता है, जो दोनों प्रकार के जो तंतु होते हैं, यह भी मानव नेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है। नेत्र में यानी कि आंखों में प्रकाश जो है वह कहाँ से प्रवेश करता है। इसके आगे कुछ नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जिसे भी हम लोग देख लेंगे। और जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस कॉपी में लिखे गए हैं जो हम आपको अभी बताएंगे, सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी को याद कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र में जो प्रकाश होता है वह कहाँ से प्रवेश करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नेत्र में प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है। तो नेत्र में जो प्रकाश होता है वह कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंगों से मतलब नेत्र के किस भाग से होता है। ठीक है, मतलब नेत्र के किस भाग से आप किसी भी रंग को देखकर पहचान सकते हैं। हमारी आंख किसी भी रंग को देख सकती है। तो बताइए, रंगों से मतलब नेत्र के किस भाग से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस से। रंगों का जो मतलब होता है, रंग को जो पहचानने का काम करता है, वह आंख का आइरिस वाला हिस्सा करता है। तो दूसरा का आइरिस आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। यह जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आप याद रखिएगा, कहने का मतलब हुआ कि हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को न्यूनतम कितने दूरी पर रखेंगे कि वह हमें साफ साफ दिखाई देगा। तो इसका आंसर होगा कि 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो वह वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पुतली का रंग काला क्यों होता है। जो आंखों की जो पुतली होती है उसका रंग काला क्यों होता है। तो इसका आंसर होगा कि क्योंकि पुतली प्रकाश का प्रवर्तन नहीं करने देता है, वह प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। यदि प्रकाश का अवशोषण नहीं करेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। हमारी जो आंखों की पुतली होती है वह किसी भी प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लेती है, और जब वह प्रकाश को अवशोषित करती है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसलिए पुतली का जो रंग होता है वह काला होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में कौन सा लेंस होता है। नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो आप याद रखिएगा कि नेत्र में उत्तल लेंस होता है। तो आपसे यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि कैमरा में या फिर आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो दोनों में आपका सेम ही आंसर हो जाएगा, दोनों में उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र के किस भाग से फोकस दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। नेत्र का वह कौन सा भाग है जहां से फोकस दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा कि समंजन क्षमता। ठीक है, नेत्र के समंजन क्षमता वाले भाग से फोकस दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। यदि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वह मानव नेत्र के किस भाग पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा कि रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस द्रव्य के कारण आंसू बनते हैं। मानव नेत्र में
कौन सा द्रव्य होता है जिसके कारण आंसू बनते हैं? तो हम आपको ऊपर में बताए हैं कि मानव नेत्र में जलीय द्रव्य होता है जिसके कारण ही आंसू बनते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेटिना से कितने तंतु जुड़े होते हैं? रेटिना से कितने तंतु जुड़े होते हैं? तो रेटिना से 2 तंतु जुड़े होते हैं, जैसा कि हम आपको ऊपर में बताए हैं कि और दोनों तंतु का काम होता है कि मस्तिष्क को यह सूचना पहुंचाना कि आंख किसी वस्तु को देख रहा है। तो रेटिना से 2 तंतु जुड़े होते हैं। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की संवेदना मस्तिष्क को कौन पहुंचाता है? अभी आपको हम ऊपर में बताए कि रेटिना से 2 तंतु जुड़ा होता है, तो देखिए उसी क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की संवेदना मस्तिष्क को कौन पहुँचाता है? तो जो दोनों यह तंतु होता है यही मस्तिष्क को संवेदना पहुँचाता है। क्षण एवं शंकु दृक् तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को यह संवेदना पहुँचाता है, उसके बाद ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रतिबिंब की संवेदना मस्तिष्क को क्षण एवं शंकु पहुंचाता है दृक् तंत्रिका के माध्यम से। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि पीत बिंदु क्या होता है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि पीत बिंदु क्या होता है। तो हम लोग जानेंगे कि पीत बिंदु क्या होता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि पीत बिंदु क्या होता है। तो रेटिना के मध्य में, मतलब रेटिना के बीचों बीच में एक उभरा हुआ भाग होता है। उभरा कहने का मतलब कि उठा हुआ भाग होता है जिसमें केवल शंकु होते हैं, उसी को पीत बिंदु कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि रेटिना के मध्य में एक उभरा हुआ भाग होता है जिसमें केवल शंकु होते हैं, वह पीत बिंदु कहलाता है। तो पीत बिंदु का परिभाषा आपका यही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग में मध्य में पीत बिंदु होता है? मानव नेत्र के किस भाग के मध्य में पीत बिंदु होता है? मतलब कौन सा वह भाग है जिसके बीचों बीच में पीत बिंदु होता है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेटिना। रेटिना के मध्य भाग में ही पीत बिंदु होता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पीत बिंदु में कौन सा तंतु होता है? आपको ऊपर में भी हम तंतु के बारे में बताए हैं कि पीत बिंदु में कौन सा तंतु होता है। तो आपको हम ऊपर में बताए हैं कि पीत बिंदु में शंकु नामक तंतु होता है। तो इसका आंसर शंकु हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अधबिंदु क्या होता है? क्वेश्चन समझिएगा, अधबिंदु क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा कि पीत बिंदु के नीचे एक अन्य बिंदु होता है, इस पर बनने वाले प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को नहीं होता है। आंसर को आप ध्यान से समझिएगा कि जो पीत बिंदु होता है उसके नीचे एक अन्य बिंदु होता है, इस पर बनने वाले प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को नहीं होता है, उसी को हम लोग अधबिंदु कहते हैं। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यह जो क्वेश्चन है यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप अधिक प्रकाश वाले कमरे से, कहने का मतलब कि जहाँ पर प्रकाश अधिक हो वैसे कमरे से मंद प्रकाश वाले कमरे में जाइएगा तो वहाँ रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है, और ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन में इसका वैज्ञानिक कारण पूछा जा सकता है कि यदि आप तीव्र प्रकाश वाले कमरे से मंद प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट दिखने में कठिनाई क्यों होती है। आप सभी लोग देखे होंगे कि यदि आप धूप में से एकाएक अपने रूम में जब प्रवेश करते हैं तो आपको शुरू में सभी जगह आपको अंधेरा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप कुछ देर वहां पर रहते हैं तो आपको धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, साफ से दिखाई देने लगता है। तो वही पूछ रहा है कि जब आप अधिक प्रकाश वाले कमरे से मंद प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहां रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई क्यों होती है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि जब अधिक प्रकाश वाले कमरे में होते हैं, ठीक है, जब हम लोग तीव्र प्रकाश वाले कमरे में होते हैं तो नेत्र की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है। मतलब यदि हम लोग धूप में रहते हैं या फिर जहां पर अधिक प्रकाश होती है वहां पर रहते हैं तो हमारी पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है, जिसे फैलकर वास्तविक स्थिति में आने में कुछ समय लग जाता है। हम लोग इस प्रकार से समझेंगे कि यदि हम लोग धूप से एकाएक छांव में आते हैं तो हमारी पुतली जब धूप में रहते हैं तो वह सिकुड़ जाती है, लेकिन जब छांव में आते हैं तो उसको फैलने में धीरे धीरे फैलता है, इस कारण उसे थोड़ा समय लगता है। यही कारण है कि जब हम लोग अधिक प्रकाश वाले कमरे से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहां रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। तो यह क्वेश्चन भी पहले के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि यदि हम लोग
तीव्र प्रकाश वाले कमरे से मंद प्रकाश वाले कमरे में आते हैं तो हमारी आंखों का जो पुतली है वह सिकुड़ी रहती है, और जब हम लोग मंद प्रकाश वाले कमरे में आते हैं तो हमारी पुतली को फैलने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए शुरुआत में वहाँ रखी वस्तुओं को हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि समंजन क्षमता क्या है। समंजन क्षमता क्या है या फिर समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा कि आंखों की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है समंजन क्षमता कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, आंखों की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है समंजन क्षमता कहलाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का समंजन क्षमता कितना होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि मानव नेत्र का समंजन क्षमता कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डायऑप्टर या फिर 25 सेंटीमीटर। हम आपको ऊपर में भी बताए थे कि न्यूनतम आप 25 सेंटीमीटर तक किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, इसलिए जो मानव का समंजन क्षमता होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का निकट का बिंदु कितना होता है। मानव नेत्र का निकट का बिंदु कितना होता है, कहने का मतलब कि आप न्यूनतम किसी वस्तु को कितने सेंटीमीटर की दूरी से देख सकते हैं, तो इसका भी सेम आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। उसी चीज को फिर से यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो आपको हम अभी बताए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र का दूर का बिंदु कितना होता है, मतलब आप अपनी आंखों से अधिक कितनी दूरी तक देख सकते हैं, तो इसका आंसर अनंत हो जाएगा। इसका कोई ठीक नहीं है कि हम अपनी आंखों से कितनी दूरी तक देख सकते हैं। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोतियाबिंद क्या होता है। आप सभी लोग अपने घरों में जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे उनसे सुने होंगे कि उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, तो मोतियाबिंद क्या होता है, तो इसका उत्तर हम आपको बताते हैं कि अधिक उम्र के लोगों के नेत्र के ऊपरी परत पर दुधिया एवं धुंधला परत आ जाता है जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। जिनको मोतियाबिंद होगा उनकी आंखों में आप देखिएगा उनके आंखों के ऊपरी भाग पर दुधिया एवं धुंधला एक परत बैठ जाता है, उसी को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। इसे ठीक किया जा सकता है। आप सभी लोग देखे होंगे कि घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वह डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, उसका ऑपरेशन होता है और वह ठीक हो जाता है। तो मोतियाबिंद कहने का मतलब होता है कि आंखों के ऊपरी भाग पर एक दुधिया एवं धुंधला सा परत बैठ जाता है, उसी को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। ऊपर में हम लोग देख रहे थे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, लेकिन यह बात कहने का मतलब क्या हुआ कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसका कहने का मतलब हो गया कि वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तुओं को समान नेत्र द्वारा आसानी से देखा जा सकता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है। मतलब अगर हम किसी वस्तु को कहीं पर रखे हुए हैं और मानव नेत्र द्वारा जो सामान्य नेत्र है उसके द्वारा उसे हम लोग आसानी से देख रहे हैं, आसानी से उसे देखा जा सकता है, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो आप समझ गए होंगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। अब हम लोग इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन जो है निकट का बिंदु क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बाद से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और इसके आगे जितने सारे भी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं इन सभी क्वेश्चन को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना न भूलें, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उन पर पहुंचते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।